अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। अमन के दुश्मन इस वक्त पूरी ताक में है कि वो मुल्क के अमन को सबूताज कर सके, लेकिन पाक फौज ने दहशतगर्दी की हर कार्रवाई को नाकाम बनाया है। यही वजह है कि शिद्दत पसंद अनासर मायूस होकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में तेजी ला रहे हैं। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद आज दहशतगर्दों ने फिर से खैबर पख्तूनख्वा को अपने निशाने पर रखा। जनूबी वजीरिस्तान की एक मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान धमाका हुआ, जिसके नतीजे में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल्ला नदीम समेत कई अफराद जख्मी हुए हैं। अब दुश्मन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को मुसलसल अपने निशाने पर रखे हुए हैं, लेकिन पाक फ़ौज के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। और यही वजह थी कि पाक फ़ौज ने जाफर एक्सप्रेस पर इस मुश्किल ऑपरेशन को कामयाब बनाते हुए 33 हमलावरों को जहन्नुम वासिल किया है। इसमें कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी की इस कार्रवाई के पीछे भारत और अफगानिस्तान का हाथ है। अफगानिस्तान की सरजमीन आज भी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जबकि भारत भी इन दहशतगर्दों की भरपूर सहूलतकारी कर रहा है और इसके जराइम की एक लंबी फहरिस्त है। भारत हमेशा से अस्करियत पसंद तंजीमों को माली और असलहे की मदद फराहम करता रहा है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और उसके बाद किए जाने वाले एतराफ़ इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। भारत की आलमी दहशतगर्दी सिर्फ बलूचिस्तान पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं है, बल्कि वो पूरे खित्ते को दहशतगर्दी का निशाना बना रहा है। यहाँ तक कि आलमी सतह पर भारतीय दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, मावराए अदालत कत्ल और दोस्त ममालिक के साथ धोखाधही के बेशुमार वाक़यात आलमी मीडिया की जीनत बन चुके हैं। और आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन से मुताल्लिक हक़ाइक़ से आगाह किया है। DGISPR क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। And this is, I'm not talking right now about the social media. This is the mainstream media of India. AI images, दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, फेक वीडियोस, वो दिखा के एक बयानिया बना रहे कि पाकिस्तान में जैसे व्हाट इंसिडेंट और क्या हो गया, एंड दे आर सेलिब्रेट। उनके फिर अगर आप बातचीत सुने जो वहाँ तजियाकार बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, तो यू कैन सी दैट कि वो वही बयानिया बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे, इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे। दिस इज येट अनदर इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म, जिसकी जो लिंकेजेस हैं वो हमें अपने पड़ोसी मुल्क जो साथ अफगानिस्तान है वहाँ पे मिल रही है। और इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए प्रोसेस दैट इज़ गोइंग ऑन। वहाँ से जो तश्कीलें आती हैं उसमें अफगानी आते हैं, यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनमें अफगानी हैं। अब ये वाज़ेह हो रहा है कि दुश्मन मुल्क के अमन को तबाह करना चाहता है और सिविल मिलिट्री क़यादत इस मसले की संगीनी को समझ रही है। यही वजह थी कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने कोयटा में अमन व अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक आला सतह के सिक्योरिटी इजलास की सदारत की, जिसमें उन्होंने दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए कल यानी 15 मार्च को APC बुलाने का ऐलान किया है, ताकि दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए तमाम क़यादत से तजवीज़ ली जाए और एक मौसर हिकमत अमली वज़ा की जाए। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ इजलास से क्या गुफ्तगू की, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। अमन नहीं होगा तो कोई तरक्की और खुशहाली नहीं। जिस तरह मैंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का जोग्राफियाई लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। बलूचिस्तान की तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया, मैं उसको तस्लीम करता हूँ। उसके क्या मुहर्रिकात हैं, उसके फैक्टर्स हैं, उस पर मैं नहीं जा रहा। ये वक्त नहीं है, हम APC भी करेंगे। आज भी हम होश के नाखून लें, जो हो गया वो हो गया। देयर इज नो पॉइंट वीपिंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, लेट्स गो ऑन। अब हमें आगे बढ़ना है, उससे सबक हासिल करके हम आगे किस तरह बढ़ सकते हैं। सब यहाँ बैठे हैं, पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे, जो जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है, जो पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए वो दिन रात दुआएं भी करते हैं और वो दिन रात तगदो भी करते हैं। वहाँ सब बैठे, हम अपनी आर्म फोर्सेस के लीडरशिप को बिठाएंगे और बैठ के बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब वज़ीर आज़म का APC बुलाने का ऐलान ये बता रहा है कि शायद हुकूमत और मिलिट्री क़यादत दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने जा रही है, इसलिए वो तमाम सियासी क़यादत को एतमाद में लेना चाहती है। मुमकिन तौर पर शायद दहशतगर्दों के खिलाफ एक नया ऑपरेशन भी किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि PTI, जिस पर हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाती है कि वो हर मामले पर सियासत करती है और उसका मकसद सिर्फ बानी PTI की रिहाई है, क्या PTI इस APC में शिरकत करेगी और क्या वो दहशतगर्दों के खिलाफ किसी भी मुमकिन ऑपरेशन की हिमायत करेगी? बैरिस्टर गौहर तो कह रहे हैं कि PTI के मुल्की मामले पर गैर मशरूत तौर पर हुकूमत करने को तैयार है। अब ज़ाहिर PTI ये तासुर दे रही है कि वो दहशतगर्दी के मामले पर हुकूमत के साथ गैर मशरूत तौर पर बैठने को तैयार है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अगर APC में ये फैसला होता है कि दहशतगर्दों के खिलाफ रद्दुल फसाद ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब जैसा बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करना है, अज़्म इस्तेहकाम की बात भी हुई थी, तो क्या PTI इस ऑपरेशन की हिमायत करेगी? क्योंकि माजी में जब दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बात की गई थी तो PTI इसकी भरपूर मुखालिफत करी। PTI रहनुमा इस ऑपरेशन की मुखालिफत में क्या कुछ कहते रहे, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं।
काम के लिए ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये दो अलग अलग चीजें हैं। इस्तेहकाम के लिए रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इस पार्लियामान में उन लोगों का होना चाहिए जो असल में इसमें बैठने के हकदार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बारहा कहते रहे कि पाकिस्तान की सरजमीन पे मिलिट्री ऑपरेशन करना अपने लोगों के ऊपर वो नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में लाए, इन कैमरा ब्रीफिंग दे कि ये करना क्या चाहते हैं। CMKP ने ब्रीफ किया कि कोई अज़्म इस्तेहकाम उनके सामने कोई ऑपरेशन की बात नहीं आई, ना उन्होंने मंजूरी दी है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन अवाम की मर्जी के बगैर नहीं होने देगी। अब उस वक्त जब पीटीआई ऑपरेशन में इस्तेहकाम की मुखालिफत कर रही थी तो इस वक्त हुकूमत की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि पीटीआई का एजेंडा सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई है और वो इस वजह से कौमी सलामती के मामले पर अपनी सियासत चमका रही है। अब हुकूमत इस खदशे का इजहार कर रही है कि पीटीआई APC पर फिर से अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर सकती है। शायद इसलिए वज़ीर दफ़ा ख्वाह हैं कि हम कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के लिए तहरीक इंसाफ के पास जाने के लिए तैयार है, लेकिन पीटीआई भी APC में गैर मशरूत शिरकत कर। अब हुकूमत ये तासुर दे रही है कि वो दहशतगर्दी जैसे मामले पर अपनी सबसे बड़ी हरीफ जमात के साथ बैठने को तैयार है। अयाज सादिक भी कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात किसी एक शख्स के लिए ना हो। इलीगल है तो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज इलीगल नहीं है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इलीगल नहीं है, हाउस की प्रोसीडिंग्स इलीगल नहीं, तनख्वाहें लेना इलीगल नहीं है। गवर्नमेंट तो तैयार थी, वो तो मेरे पास आए थे कि जी हमने जवाब देना है, मगर फिर फैसला ये हुक्म सादर हुआ ऑपोजिशन को कि उन्होंने नहीं जाना तो वो नहीं तशरीफ लाए। तो मेरे तो फिर भी दरवाजे खुले, अगर कोई एफर्ट करेंगे तो मैं हमेशा हाजिर हूँ, चाहे गवर्नमेंट करे चाहे ऑपोजिशन। जो वो चाहते हैं ना मुलाकात जैसी, वो मैं ना ही बताऊँ यहाँ तो बेहतर है। वो पौधा चेंज नहीं होगा, याद रखिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पिछौदा साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, कल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वज़ीर आज़म साहब ने बुलाई है, ये फैसला हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर मशरूत तौर पर इस APC में शिरकत करेगी? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया। देखिए, इस हवाले से फैसला डेफिनेटली जो है हमारी कमेटी का इजलास होगा, पॉलिटिकल कमेटी का, कोर कमेटी का, और मुशावरत के साथ जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले इस हवाले से मौक़िफ़ अपना रख दूँ कि हम इस दहशतगर्दी के जो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर है, तो हम तो अमन के ख्वाहिशमंद हैं, और पाकिस्तान जो की आवाम जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान और उसके नीचे तमाम लीडरशिप या वर्कर्स इस सारे के ऊपर अफसोस का इजहार करते हैं। और हमेशा, जैसे कि हमारे कप्तान ने कहा, और हम हमेशा कहते हैं कि ये फ़ौज हमारी है, ये अदारे हमारे हैं, लेकिन हमें जो आज सूरत हाल से हम दो चार हैं, इसमें अपनी पॉलिसी, अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी, बदलनी होगी, तभी हमारा मुल्क जो है वो इसमें अमन आ सकता है। तो उसके लिए इससे पहले भी अली अमीन साहब ने भी जो मीटिंग बुलाई की थी इस्लामाबाद के अंदर, उसमें भी शिरकत की थी, और KP के अंदर भी जो इजलास हुआ था वहाँ पर भी उन्होंने यही राय रखी थी, और उसके बाद उन्हें गो हेड दिया गया था कि अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत करने के हवाले से आप TROs जो है वो भेजें, जिस पर TROs भिजवाए गए अली अमीन साहब की तरफ से बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, तो उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि जैसे वफाक जो है वो समझता है कि दहशतगर्दी जो है अगर किसी सूबे के अंदर है तो वहाँ की जो हुकूमत है उसका काम है, या उसका मामला है, या उस अवाम जो है वो सूबे की वहाँ जिसकी नुमाइंदगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने वोट दिया है, तो लिहाजा ये उनका मामला नहीं, जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है KPK में, और जाहिर है वफाक की और सूबे की कोऑर्डिनेशन बेहतर से बेहतरीन होनी चाहिए, तभी ये दहशतगर्दी जैसे अफरीद पर काबू पाया जा सकता है, एटलीस्ट काउंटर किया जा सकता है इन एन इफेक्टिव मैनर। लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है नईम साहब, आपको याद होगा कि ऑपरेशन, या सिर्फ ये कह लीजिए कि वो नज़रिया अज़्म इस्तेहकाम था, अभी ये बात हुई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था नहीं, हम किसी भी ऑपरेशन के मुतामिल नहीं हो सकते और हम इजाज़त नहीं देंगे। तो अगर APC के अंदर ये फैसला होता है या एलामिया आता है और पता चलता है कि कोई ग्रैंड ऑपरेशन, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे जो मिलिट्री की क़यादत है वो भी होगी, जो सिविल क़यादत है वो भी बैठी हुई होगी, तो अगर कोई फैसला ऐसा होता है कि कोई ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को सपोर्ट करेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वो पार्टी है जिसके साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। पाकिस्तान की आवाम का वोट जो है वो इमरान खान के लिए है, और उन्होंने वोट दिया है जो कि आगे से रिजेक्ट किया गया। KP में हमारी हुकूमत है, वफाक में भी आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और तमाम सूबों में सपोर्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं किया गया कि आवाम का मैंडेट, चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध हो,
पंजाब हो तस्लीम नहीं किया गया। अवामी नुमाइंदा हुकूमत हो तो आवाम को उसकी सपोर्ट हासिल होती है, तो उसका लिया गया डिसीजन जो है वो इफेक्टिव भी होता है और वो डिसीजन के पीछे आवाम खड़ी होती है। अब यहाँ पर मामला यह है कि बलूचिस्तान में धांधली के जरिए हुकूमत बनाएगी, किधर से उनका नाम भिजवाया गया भुट्टी साहब का। इसी तरीके से आप बाकी सूबों में भी देख लें। जहाँ तक बात है कि कोई स्ट्रेटजी बनती है तो उसके ऊपर ऑपरेशन करने के ऊपर तो डेफिनेटली हम पहले भी मौक़िफ़ देंगे कि दहशतगर्दी जो है आवाम की सपोर्ट के बगैर ना ऑपरेशंस कभी कामयाब हुए हैं, ना ही किसी फ्रूटफुल नतीजे पे हम पहुँचे हैं। तो आवाम की राय उसमें होनी चाहिए और आवाम की सबसे बड़ी जमात वो ना मौजूद हो और कोई फैसला करे कि उस फलां जगह पर ऑपरेशन किया जाए। मिसाल के तौर पर जी पंजाब के अंदर ही या केपी में मर्दान के अंदर करना है या पेशावर के अंदर करना है, तो डेफिनेटली उसके क्या TROs हैं, किस तरीके से आपने ऑपरेशन करना है, कौन कौन से हिस्से हैं, कैसे निशानदेही हुई है, कैसे वहाँ पर आपके पास कोई डाटा है, वो ब्रीफिंग तो मिले ना कि किस तरह से वहाँ ऑपरेशन का तरीकाकार होगा। तो उसके लिए जो है वो ऐसे नहीं है कि आप खाली जो है वो बैठ के फैसला कर दें और सूबे की आवाम की नुमाइंदा हुकूमत जो है या पाकिस्तान की आवाम को जो है उसमें लूप में ना रखें। पाकिस्तान के आवाम के जो नुमाइंदे हैं उनको लूप में रखना ज़रूरी होता है ताकि किसी नहीं, ज़ाहिर है सूबाई हुकूमत तो बिल्कुल ऑन बोर्ड होगी। और जैसे आपने कहा कि अल-यमीन गंडापुर साहब इससे पहले भी इस तरह के सिक्योरिटी इजलासों में शिरकत तो करते हैं, तो क्या PTI इसको एक अपॉर्चुनिटी समझेगी, एक प्लेटफॉर्म समझेगी कि चलिए इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का कोई रास्ता, कोई सबील तो हुई, तो यहीं चलो ज़रा पहले बानी PTI की बात तो कर लें? देखें, हम तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रख रहे हैं और खान साहब से जो मेरी मुलाकात हुई थी, मंगल को मुलाकात हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने यही नुक्ता रखा कि देखें, मिसाल के तौर पर अगर ईरान है और ईरान के साथ आपकी जंग छिड़ती है या छिड़ने की तरफ बढ़ती है या कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो आपने उस मसले का हल जो है देखना है कि वजह क्या है, क्या बैठ के बातचीत से मामला हल हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर मुल्क की यही प्रायोरिटी होती है और जंगों से कभी भी जो है वो मुल्क आगे नहीं बढ़ते, बल्कि बातचीत से ही मसाइल का हल निकलता है। तो बातचीत वाला मामला जो है वो प्रायोरिटी पे रखा जाए। अगर किसी जगह पर जैसे अफगानिस्तान का इशू है और अगर उससे मामला नहीं हल होता तो फिर आगे बढ़ा जाता है। नहीं तो नईम साहब, आपके नज़दीक इस वक्त बड़ा इशू क्या है? अफगानिस्तान है, टेररिज्म है या बानी PTI है? देखें, हमारे नज़दीक सबसे जो बड़ा इशू है वो है पाकिस्तान और उस पाकिस्तान की खातिर आज इमरान खान पाकिस्तान कोई इशू तो नहीं है सर। पाकिस्तान इज लैंड ऑफ प्योर होमलैंड है, की आज़ादी की खातिर। तो डेफिनेटली जब काज ये है तो फिर उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को कंट्रोल करना, उसके अदारों को आज़ाद कराना या बाकी तमाम तर चीज़ें जो हैं रूल ऑफ लॉ, वो इसके साथ ही मनसूब होता है। जी नहीं, ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ ना कि अभी ख्वाजा आसिफ हों या फिर इवन स्पीकर अयाज सादिक साहब हों, स्पीकर ये कह रहे हैं कि बातचीत, लेकिन वो बातचीत जो है वो फ़र्द वाहिद के लिए नहीं होनी चाहिए। देखिए, बात ये है कि वो जिस तरह से बात कर रहे थे ना असम्बली के अंदर खड़े होके, बड़ी ही एक गैर संजीदा गुफ्तगू थी। अपनी नाअहली को छुपाने के लिए वो मलबा डाल रहे थे PTI के ऊपर। दूसरा, वो ये कह रहे थे कि ये तो इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं, तो भाई पॉलिटिकली वो कैदी हैं। आज साइफर केस की तफसीली जो जजमेंट आई है, जो फैसला है, उसको ज़रा आप पढ़िए ना। उसके अंदर लिखा ये है कि प्रोसिक्यूशन नाकाम हुई जो उनके ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर या शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर एलिगेशन था साइफर का, उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। यानी कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई कामयाबी ही नहीं है, कोई जो केस बनाया गया था वो साबित ही नहीं हो पाया। तो आपने किस तरह से उनके ऊपर ये केस झूठा बनाया, एक झूठा बयानिया बनाया और उन्हें सजा दी। इसी तरीके से तमाम तरह केसेस हैं। हर केस जो हाई कोर्ट में आता है, ओपन अदालत में आता है, वो नहीं रहता। तो सियासी कैदी हैं, उनको रिहा होना चाहिए, उनकी अहलिया को रिहा होना चाहिए और जितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको रिहा होना चाहिए। अवाम उनके साथ खड़ी है। आपने सिर्फ ये कि वो एब्सोल्युटली नॉट का उन्होंने कहा हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए, उस पादाश के अंदर आपने उनको जो है जेल में डाला है कि आप खड़े क्यों हुए हैं, आप खुद मुख्तारी की क्यों बात। लास्टली मैं ये असल में जानना चाह रहा हूँ कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एजेंडा तो टेररिज्म है, या अगर कोई सिक्योरिटी इजलास होगा तो किसी ऑपरेशन पे या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पे बात होगी, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे भी आप समझेंगे कि पहले बानी PTI की बात या कैदियों की बात करनी चाहिए? देखें, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है हम तो पहले भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि हम इस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि क्या अल-यमीन साहब ने पहले बात नहीं की कि इसका हल ऐसे निकाला जाए, क्या उसके ऊपर अमल किया गया? नहीं किया गया। अब जहाँ तक बात है कैदियों के हवाले से या बाकी तरह चीज़ें हैं, तो वो भी मैंने आपके सामने मौक़िफ़ रख दिया है कि उन्हें तो जेल में नहीं रहना चाहिए।
जहाँ तक बात है दहशतगर्दी की, तो हम तो बिल्कुल उस मामले के ऊपर बड़ा हमारा क्लियर मौका ठीक, बहुत शुक्रिया नईम हैदर पिछौता साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान के रहनुमा नईम हैदर पिछौता हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम फे के मुमकिन एहतजाज में अब जो इनसाइडर है, इनसाइड स्टोरी है, कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ रिजर्वेशंस हैं, क्या मुतालबात हैं जो पीटीआई से किए जा रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के प्लेटफॉर्म से, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकजी रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्जा साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुजूर, सबसे पहले तो कल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है वज़ीर आज़म साहब ने, इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में JUIFA गैर मशरूत शिरकत करेगी? मुझे नहीं पता, मैं कोयटा आ गया हूँ और ये मेरी एब्सेंस में हुआ है कि पर मेरे बाद शायद निकली है, तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिसमें शिरकत न की जाए, मगर मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता। ठीक है, न्यूज़ फ्रॉम द PTI साइड इज़ कि वो भी अनकंडीशनल जो है पार्टिसिपेशन इस APC के अंदर करेंगे, और जाहिर है दहशतगर्दी का प्रॉब्लम है और उसमें एक पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत तो है, डेवलप होना चाहिए। अच्छा सर, दूसरा पॉलिटिकल साइड पे कुछ खबरें हैं जिसे अंदरूनी कहानी कह के बयान किया जा रहा है, वो ये आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्या वाकई जमीयत उलमा इस्लाम फे ने को PTI से सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा भी किया, जहाँ बहुत सारे मुतालबात बताए जा रहे हैं, कंसर्न्स बताए जा रहे हैं JUIFA के? जिसका जो दिल करता है वो जो है ना, वो सारे इल्ज़ाम भी हम पे लगा देता है, तो अब ये इल्ज़ाम भी बेशक लगा दीजिए। रिजर्वेशंस और तरह की हैं, बहुत सारी हैं और तरह की हैं, और उसमें मामले बढ़ रहे हैं। मेरा ख्याल है बाज़ दोस्तों ने कुछ खराबी पैदा करनी होती है, तो फिर इस तरह की बातें कर देते हैं ताकि दोनों तरफ से जो है ना वो मसाइल पैदा किए जा सके। अच्छा, एग्जैक्टली वो कंसर्न्स क्या है रिजर्वेशंस के, आप ना बेशक ना बताइए, लेकिन वो नेचर ऑफ कंसर्न्स क्या है, वो इसलिए क्लियर हो जाए कि ये जो वहाँ पे कोई पावर शेयरिंग, सीट एडजस्टमेंट और इस तरह की, ताकि ये क्या सराहियाँ हैं, अगर अफवाहें हैं तो दम तोड़ जाए ना। देखिए, पावर शेयरिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, हम इस सिस्टम में तो आना नहीं चाहते हैं, और हमारा जो ज़्यादा मामला है वो एक तो इलेक्शन से मुतल्लिक है और एक हमारे माजी से मुतल्लिक है, दोनों जमातों के माजी से, और फिर उसके बाद उसकी ऑफशूट ज़ाहिर होंगी, मगर असल चीज़ जो है वो ये है, और इसमें एक आध और भी है, मगर फिर उसमें फिर बदमज़गी शुरू हो जाएगी, मगर वो मामला भी जो है ना वो कौमी अहमियत का है। ठीक, और ख़बर ये भी है कि आपके कंसर्न्स पे अडियाला से कोई PTI ग्रीन सिग्नल ले आई है कि आपके तमाम तर कंसर्न्स दूर कर दिए गए? अभी इसको मौलाना खुद बताएंगे, कुछ बात पॉजिटिव है मगर मौलाना बताएंगे। ठीक, यानी अडियाला से जो खबर है वो आप तक कासिद के हाथ पहुंच चुकी है, ये आप कंफर्म कर रहे हैं? कुछ पहुंचा है, 2 दिन हो गए, और वो पॉजिटिव डेवलपमेंट है, यानी उस पर आप अगर कहें कि ऑन द स्केल के 70-80% कंसर्न्स दूर हो गए या 90+% हो गए? ये आप 70 और 50 और 90 पे रखते हैं, मुमकिन 100% दूर हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। इंतजार करिए। ठीक, यानी आने वाले दिनों में हम कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, मौलाना इसमें ये रिवील करेंगे? ये बात मैं नहीं कह सकता अभी, मतलब ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है फैसले मौलाना की सतह पे भी उस तरह से नहीं होते जिस तरह से दूसरी पार्टियों के लीडर्स जो है वो खुद करते हैं। हमारे यहाँ मौलाना को भी अपने अदारों में जाना पड़ेगा, अपनी जनरल काउंसिल में जाना पड़ेगा, शूरा में जाना पड़ेगा, और उसके साथ आमला में जाना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 अदारों में, और उनको सारे मामलात रखने पड़ेंगे, एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। उनकी मंजूरी के साथ हर चीज़ मशरूत होती है। तो बाकी पार्टियों में तो जो है वो पार्टी के लीडर जो है फैसला कर देता है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, मामला सबके सामने रखना पड़ता है, और उसमें बहुत से लोग होते हैं, सैकड़ों की तादाद में भी होते हैं। शूरा में तो कम है या आमला में कम है, मगर जनरल काउंसिल में बहुत बड़ी तादाद है। ठीक, अच्छा सर, ये अभी ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बात हो रही है, आपको नहीं लगता कि जो APC है और पर्टिकुलरली ये जो बैक टू बैक टेररिज्म के 2 बड़े इंसिडेंट्स हुए, एक आज और एक वो जाफर एक्सप्रेस वाला, उसके बाद जो APC है या वहाँ पे कोई ऑपरेशन लॉन्च करने का फैसला होता है या ऐसी को बात होती है, तो फिर जो मुल्क की सियासत है उसकी समत भी दोबारा से मुतय्यन करनी पड़ेगी, या फिर आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी रिवाइज करनी पड़ेगी?
देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको रिवाइज करना पड़ेगा, मगर जिस चीज़ को जो रिवाइज असल में करना पड़ेगा, शायद उस पर ना हुकूमत तैयार है ना रियासत तैयार है। वो ये है कि यहाँ के लोगों को उनका अपना हक दो, उनको अपना हक इख्तियार दो, उनको अपना इलेक्शन खुद जो है ना उनके हवाले कर दो। ये आप जो बैठ के लकीरें मारते हैं, ये आप जो जमा तफरीक करते हैं, जो आप ज़रब तकसीम करते हैं, इसको बंद होना चाहिए। उसके बाद फिर मिसिंग पर्सन का मसला है। मिसिंग पर्सनस का मसला जब तक जो है हल नहीं होगा, उस वक्त तक आप भूल जाइए कि ये मामला जो है ना, आप 100 दफ़ा सारी पार्टियों को इकट्ठा कर लीजिए। मैं बेट करता हूँ आपसे कि ये मुमकिन ही नहीं है कि आप मामला को हल कर सकें। आपने अगर मामला को हल करना है तो ये 2 जगहों से जो है ना इसकी गिरें खोलना शुरू करिए। एक, इलेक्शन फेयर और फ्री, हमारा इलेक्शन हमारे हवाले कर दो, और दूसरी बात, हमारे मिसिंग पर्सन हमारे हवाले कर दो, और उसमें खुदा न खास्ता अगर कोई जिंदा नहीं है तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, और वो रियासत आके उस बताए कि वो किधर गए हैं वो लोग। ठीक। अच्छा, हाल ही में सर हमने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, फिर पता चला ऑपरेशन नहीं, विजन अज़्म इस्तेहकाम, वो इसलिए कि ऑपरेशन का जब लफ्ज़ आया तो उस पर फिर बहुत से लोगों ने कहा नहीं, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर ये फैसला होता है कि कोई ऑपरेशन लॉन्च करना है, शुरू करना है, तो क्या JUIF सपोर्ट करेगी? नहीं कह सकता। मैंने कहा ना कि जब मौलाना अपने फैसले इस तरह से पार्टी के हवाले से अपनी ज़ात के ऊपर नहीं करते तो उनको पार्टी से इजाज़त लेनी होती है। तो मैं कौन होता हूँ कि कोई ऐसी बात बीच पे कह दूँ। मगर जो है ना, वो ऑपरेशन से ज़्यादा जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ये ज़रूरी है कि आप लोगों का हक उनके हवाले कर दें, और हक जो है वो हक, सबसे पहला हक जो है वो उसके इख्तियार का होता है, वो जो आपने छीना हुआ है, और उसके साथ उनके बच्चों को जो उठाया जाता है, ये कानून के मुताबिक उनके साथ डील करना शुरू करें। हम क्या मांगते हैं? हम कहते हैं कि आप जो है दस्तूर को इन्फोर्स करें। आप ये कहते हैं कि जी ये लोग जो है दस्तूर से बागी हैं, मगर आप खुद जो है वो दस्तूर के उसकी मुताबिकत में चलते हैं। बस इतना सा जो है ना उस पर माइंड अप्लाई करने की ज़रूरत है। अगर रियासत जो है दस्तूर के मुताबिक चलती है, दूसरों से भी डिमांड करें कि आप भी दस्तूर के मुताबिक चलिए। अगर आप दस्तूर के मुताबिक नहीं चलते तो फिर दूसरों से ये डिमांड आप कैसे रख सकते हैं? ठीक। और ये कंसर्न ज़ाहिर है JUIF अगर जाएगी APC में तो वहाँ पे टेबल किए जाएंगे ना? जाहिर है कि ये टेबल होने चाहिए। रात तक चूंकि ये नहीं था, रात में बल्कि मैं मिडनाइट तक मौलाना साहब के साथ ही था। हम 2 बजे के लगभग उठे, उस वक्त तक ये नहीं पता था, और उनको मैं बता के आया था कि मैं जा रहा हूँ कोयटा। तो अब मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या तरतीब होगी। बहरहाल जो भी हो, अब मेरा तो ख्याल है कि ये कंसर्न जो है ना वो मेरा चूंकि बलूचिस्तान से ताल्लुक है, और बलूचिस्तान के मामला इन दो बातों के अलावा हल हो नहीं सकते। तो अगर मौलाना ने फीडबैक मांगा तो मैं ये दूंगा उनको। ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद। उलमा इस्लाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपने देखा, और उसको वो महज कयासा राई और अफवाह ही कह रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट का मामला और ये सब, और APC के अंदर अभी भी जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने कोई फैसला नहीं किया वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सियासी कायदीन, रहनुमाओं और दीगर इंतजामी हुकाम के लिए सिक्योरिटी बिलाशुबा ज़रूरी है, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर प्रोटोकॉल लेना कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। दरअसल ये VIP कल्चर है, और ये VIP कल्चर अशराफी और आम आवाम में तफरीक डालता है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में ताकतवर खुद को कानून से बालातर समझता है, और ताकत के नशे में चोर होकर अब ये जुल्म की सारी हदें भी पार करता है। और अब लाहौर में गुज़श्ता रोज़ धर्मपुरा अंडरपास पर बज़ाहिर प्रोटोकॉल में खलल आने पर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। ये बीजिंग अंडरपास था जहाँ पर ये वाक़या रूनुमा है, जहाँ शदीद रश के दौरान VIP प्रोटोकॉल में शामिल गाड़ियाँ पहुँच दौरान एक शहरी से मुतालबा किया गया कि वो अपनी गाड़ी हटाकर लैंड क्रूज़र को रास्ता दे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने रास्ता देने से इनकार कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सड़क किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं, जिस पर प्रोटोकॉल में शामिल मुसल्ला गार्ड्स ने फायरिंग शुरू की। लेकिन इमरान नामी मुतासरा शख्स ने मुसल्ला गार्ड्स के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की, जैसा कि CCTV फुटेज में एक पुरतायुश गाड़ी की हिफाजत पर मामूर मुसल्ला सिक्योरिटी गार्ड्स को कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी और हथियारों की नुमाइश करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स और कार सवार शहरी के दरमियान तल्ख जुमलों के तबादले के बाद अंडरपास में ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हुई। इस दौरान जदीद हथियारों से लैस 1 दर्जन से ज़ायद मुसल्ला अफराद डबल केबन गाड़ियों से बाहर निकलते हैं और कार सवार को घेरने के बाद उसके साथ तल्ख कलामी शुरू कर देते हैं। इसी दौरान मुसल्ला अफराद में से एक कार सवार पर असलहा तान कर गोली चला देता है। गोली शहरी की कार की बॉडी में लगती है। इस दौरान मौके पर मौजूद मोटरसाइकिल सवार नौजवान कार सवार की हिमायत में आते हैं और इसी दौरान
इमरान जुर्रतमंदाना कदम उठाते हुए अपनी गाड़ी से उतरकर फायरिंग करने वाले गार्ड को काबू कर लेता है। फुटेज में दिखाया गया है कि दीगर मुसल्लह अफराद अपने साथी की मदद के लिए आगे आते हैं, इमरान को सरेआम पीटते हैं और गार्ड्स को इमरान से बचाकर मौके से फरार हो जाते हैं, क्योंकि मुसल्लह अफराद जब ये देखते हैं कि डॉल्फिन पुलिस जाए वो कुआं पर पहुंच रही है और इनके लिए सूरत हाल मुश्किल हो सकती है, तो वो ट्रैफिक जैम होने की वजह से अपनी एक गाड़ी और कुछ राइफल्स सड़कों पर छोड़कर भाग निकलने को तरजीह देते हैं। अब इस वाक़े पर मुतासरा शख्स मोहम्मद इमरान, जिसका इन मुसल्लह गार्ड से तसादुम हुआ, अब पुलिस ने मुतासरा शहरी इमरान की मुद्दयत में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में इक़दाम कत्ल, तशद्दुद और हिरासा करने की दफ़ात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक स्याह रंग की गाड़ियों में सवार सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहने गार्ड्स ने तशद्दुद किया और मुलजिमान ने कार रोकते ही फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलविस 4 मुलजिमान को गुज़श्ता रोज़ी गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और इस केस में जो मजीद पेशरफ सामने आई है उसके मुताबिक नून लीगी MPA के मेहमानों की गाड़ी के साथ मौजूद गार्ड्स ने फायरिंग की। इमरान का गैर मुल्की मेहमानों की गाड़ियों के काफिले में आने की कोशिश पर झगड़ा हुआ। पुलिस के मुताबिक शहरी इमरान ने सिक्योरिटी की गाड़ियों को एक बार टक्कर भी मारी। शहरी इमरान के बार बार गाड़ी साथ लगाने पर गार्ड्स ने फायरिंग की और पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स का ये रवैया गैर पेशा वराना था, जिसने तैश में आकर गोली चलाई। बहरहाल अब यहाँ ताकत का बेदरीग इस्तेमाल नजर आ रहा है और सबसे बढ़कर एक ट्रैफिक वाली जगह पर खुलेआम फायरिंग शहरियों में खौफ व हरास पैदा करने की कोशिश भी नजर आती है। ट्रैफिक को रोका गया है, ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं उन सबका कानून के मुताबिक तयन किया जाता, ताकि दोबारा ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो सके। ये है तो ज़ाहिर है एक सरेआम इतनी पॉपुलेटेड रोड के ऊपर, किनाल रोड के ऊपर इस तरह अंडरपास पे जो तमाशा लगाया गया है, ये वीडियो पूरी दुनिया देख रही होगी कि कैसे कानून हारने की कोशिश की गई है। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और उसमें जो शहरी है जिसकी मुठभेड़ हुई है असल में गार्ड्स के साथ, उसका स्टेटमेंट तो सामने आ गया और जो दूसरी तरफ पुलिस का अपना एक स्टेटेड पोजीशन है, अपना एक वर्जन है कि जिन लोगों ने फायरिंग की है उनके अगेंस्ट भी एक्शन हो रहा है, FIRs का इंदराज भी हो रहा है, सिक्योरिटी कंपनी के अगेंस्ट भी जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैसल कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो जो पुलिस तहकीकात है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, वो क्या कहती है, हुआ क्या है एग्जैक्टली? ये शख्स जो इमरान है जिसका स्टेटमेंट भी हमने भी सुनवाया है, क्या एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो क्या है? क्या वाकई ये गाड़ी को टक्कर मार रहा था, प्रोटोकॉल की गाड़ी में आ रहा था? प्रोटोकॉल था तो किसके लिए था सर? सर मैं क्योंकि कैमरे मैंने खुद देखे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूंगा। 5:07 के ऊपर हम इनको देखते हैं, ये गाड़ियां क्रॉस होती हुई ये जमान पार्क वाले रोड के ऊपर से और उसके फौरन बाद अगला ये अंडरपास आ जाता है जहाँ पे ये इंसिडेंट होता है। उसमें ये गाड़ियां स्पीड में जा रही हैं फर्स्ट लेन में, और जिस तरह रूटीन में होता है कि ये क्योंकि एक मोटरकेड था या प्रोटोकॉल था जिसमें एक डबल कैबिन आगे एक डबल कैबिन पीछे और दरम्यान में 2 टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो जो हैं वो बीच में जा रही थी, जिसके अंदर फौरन माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले बाहर से वो आए हुए थे जो बिशप वगैरह और मुल्क के, और उनको यहाँ पे होस्ट किया जा रहा था, जिनका चैम्बर में भी विजिट था, जिनका असेंबली में भी विजिट था, जिनको मुख्तलिफ जगहों पे प्रोबेबली कहीं पे तो रोड रेज, क्योंकि 5:07 वाला टाइम आप समझे अफ्तारी से बिल्कुल 1 घंटा पहले है, जिस वक्त रश भी ज्यादा होता है और लोग रश कर रहे होते हैं अपने अपने घरों को। वहां पे ये अनफॉर्चुनेट पहले जहां से स्टार्ट हुआ इंसिडेंट वो ये था कि इनकी आपस में तो गाड़ी क्रॉसिंग के ऊपर और माइनर सी गाड़ी हिट होने के ऊपर कुछ खराबी हुई, और उसके बाद फिर ये रोड रेज का एंड ये हुआ कि उसमें से गार्डों ने गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के उसको रोक के, और वो जो बदमाशी या जो वो चीज की वो आप सबने वीडियो में देखी है। इसके फौरी बाद पे पुलिस ने जब 15 की कॉल चली, डॉल्फिन वालों ने गाड़ी एक एप्रीहेंड कर ली, उसमें से गाड़ी भी मिल गई, वेपन्स भी मिल गए, उसमें से जो गार्ड थे वो उस टाइम वहां से स्किप कर गए। उनको अगले 3 घंटों के अंदर पुलिस ने ट्रेस करके उस सिक्योरिटी कंपनी के थ्रू बाकी जहां जहां पे थे वहां से पिक करवा के उन गार्ड्स को, जिस बंदे ने ये प्रोटोकॉल अरेंज किया था उसको, सिक्योरिटी कंपनी का जो मालिक है उसको क्वेश्चनिंग के लिए बुला लिया। गाड़ियां 4 की 4 गाड़ियां वो पुलिस ने अपने कब्जे में ली, और ये पूरा मामला ताकि उसके बाद उसकी चीजें क्लियर हुई। जो कंप्लेनेंट था उससे मेरी जाती तौर पे मैं भी 2-3 घंटे उसके साथ बैठा हुआ था, उससे सारी ये बातें पूछी कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड।
तो ये रोड रेज का एक मामला ठीक था। है फैसल कामरान साहब, ये जो प्रोटोकॉल है ये प्राइवेटली अरेंज्ड प्रोटोकॉल था एज यू जस्ट मेंशन्ड। अच्छा, इसके एसओपीज क्या होते हैं जब आप प्राइवेटली प्रोटोकॉल, क्योंकि सरकारी प्रोटोकॉल तो नहीं था, जब आप कुछ ऐसा करते हैं तो क्या आप पुलिस को भी बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि जी ये प्रोटोकॉल है और ये फलां गाड़ी के साथ चलेगा? अनफॉर्चुनेटली ये जो बहुत सारी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज हैं, ऑल्दो दे आर लाइसेंस्ड, लेकिन उनके ऐसे एलेबोरेट एसओपीज नहीं है कि ये प्रोटोकॉल कौन कौन ले सकता है और कौन कौन नहीं लेना चाहिए किसको। अब जो हमारे पास फॉरेन बिजनेस इन्वेस्टर्स आते हैं, चाइनीज होते हैं, बहुत सारी और नेशनलिटी के लोग आते हैं, पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट करने आते हैं या विजिट करने आते हैं, उनके लिए अक्सर प्राइवेट प्रोटोकॉल्स अरेंज किए जाते हैं। इट्स अ रूटीन प्रैक्टिस। तो ये प्रोटोकॉल वो था। इसके अंदर ये जो वाकया हुआ, इसमें मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूं कि इसके अंदर उस कंपनी ने किस किस्म के ये गार्ड रखे थे जो ट्रेंड नहीं थे, जो सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकते थे, जिनकी वेपन हैंडलिंग नहीं थी, जिनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग ठीक नहीं थी, वहां पे उनकी मिस कैलकुलेशन की वजह से ये इंसिडेंट हो गया एक रोड रेज का, जहाँ पे उन्होंने एक शहरी के साथ इंतहाई बदतमीजी से और बदमाशी से, मैं कहूंगा रादर, कि वहां पे उसके साथ ये बड़ी जाती हुई। ठीक, और इसमें यकीनन जान भी जा सकती थी। कता कलामी के लिए माजरत फैसल कामरान साहब, जान जा सकती जी बिल्कुल। और अब देखिए ये प्रोफेशनली अगर बिहेव करते तो प्रोफेशनल प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? अगर वो को प्राइवेट कंपनी के गार्ड्स हैं तो इस सिचुएशन के अंदर उनको कैसे बिहेव, इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए था? मैन हैंडलिंग तो हुई है, बिल्कुल मैन हैंडलिंग हुई है, ये होनी नहीं चाहिए थी। और किसी गार्ड की क्या, कोई अगर यहाँ सरकारी भी हो तो किसी भी जगह पे किसी शहरी के साथ इस किस्म का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है, किसी लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से भी नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी शहरी, ये ही वाज नॉट अ थ्रेट, ठीक है, वो कोई दहशतगर्द नहीं था, उसके साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए था। हाँ, अफ्तारी से 1 घंटा पहले सबके जज्बात, आपको पता है रमजान के महीने में अक्सर इस तरह लोग गुस्से में आ जाते हैं, और इट वाज अ बैड वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। उसके पास वो सिक्योरिटी गार्ड्स फॉरेन नेशनल्स की सिक्योरिटी के लिए वो साथ थे, और वहां पे उन्होंने उनकी सिक्योरिटी को भी जेपरडाइज किया। तो इसका मतलब है कि जिस सिक्योरिटी कंपनी ने उनको रखा था, उन्होंने ना वो बंदे ट्रेंड रखे, ना उनकी कोई साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग थी, और उनको एक इम्पोर्टेंट फॉरेन डेलीगेशन के साथ सिक्योरिटी के लिए लगा दिया। ये है हमारा प्रॉब्लम, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है कि इनके प्रॉपर एसओपीज डेवलप किए जाएं कि आप किस बंदे को कितने गार्ड दे सकते हैं, उसके लिए किसको नोटिफाई करना है, कौन बंदा गार्ड ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। कोई आम आदमी जस्ट पॉम्प एंड शो के लिए अगर ये सिक्योरिटी गार्ड लेता है तो उसको डिस्करेज करना है। ये डाला कल्चर डिस्करेज करना है। जहाँ लोगों को रिक्वायरमेंट है, जहाँ चाइनीज बिजनेस आ रहा है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वहां पे प्राइवेट सिक्योरिटी बिल्कुल देनी चाहिए उनको, लेकिन जहाँ पे ये वाली खराबियां हैं उसको स्ट्रीमलाइन करने की बहुत जरूरत है। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को क्योंकि फुटेज बहुत वायरल हो रही है, तो एक सवाल किया जा रहा है जी कि वो कौन सी एक्सट्रीम कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें कोई गार्ड जो है वो फायर ओपन कर सकता है? इस केस में तो फायर ओपन करना बिल्कुल भी कोई जायज बात नहीं थी, लेकिन वो कौन सी ऐसी कंडीशंस है? जाहिर है आर्म्स तो नहीं थी। अगर जहाँ पे आप जिसको सिक्योर कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई डेडली वेपन से कोई अटैक आता है तो आप बिल्कुल रिटेलिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी अंडर थ्रेट पर्सन के साथ, या हमारे जैसे फॉरेन नेशनल्स हैं जिनके लिए प्रोटोकॉल था, उनकी जान खतरे में पड़ती है, तो वहां पे नहीं होता कि वो सीधा आप उसको किसी शहरी के ऊपर गोली मारते हैं। वहां पे आप बड़ा सेंसिबली यूज ऑफ फोर्स के प्रॉपर एसओपीज हैं लॉ एनफोर्समेंट में, पुलिस में। तो इन सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट ट्रेन्ड इनफ, इनमें से बहुत सारों की शायद वेपन हैंडलिंग या वेपन की ट्रेनिंग उस तरह से नहीं हुई होती, ना सिचुएशन की ट्रेनिंग हुई होती है। तो इनके लिए बाकायदा पहले कोई क्लासेस या कोई चीजें इस तरह की होनी चाहिए, पहले लॉ एनफोर्समेंट ही इनको ट्रेन करके दे। लेकिन ये यहाँ पे ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन जिसमें किसी की जान खतरे में पड़ रही हो, उसके अलावा ये वेपन का यूज इस तरह से कर ही नहीं सकते। और ये मैं सरासर समझता हूँ कि ये उसकी जिस भी वजह से, वो अगर अफ्तारी का टाइम था या जो भी था, लेकिन ये उसकी बदमाशी थी एक तरह से, और उसका इलाज बाकायदा हमने कर दिया। ठीक है सर, लास्टली एंड वेरी क्विकली, ये आपने बड़ी अच्छी टर्म और प्रॉपरियर टर्म यूज कर ली है, डाला कल्चर वाली। इसके लिए क्या आपको लेजिस्लेशन चाहिए सूबाई असम्बली से इन पर्टिकुलर, क्योंकि ये पंजाब का एक इंसिडेंट है, पंजाब के दारुल हुकूमत में हुआ है, या आपको लगता है कहीं रूल्स अमेंड करके कहीं जो है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? लेजिस्लेशन का कोई ऑल्टरनेटिव भी मौजूद है जो ज़्यादा तेज़ी से हो जाए? जी, मैं इस पे रेफरेंस भेज रहा हूँ होम डिपार्टमेंट को कि ये जो सिक्योरिटी कंपनीज प्राइवेटली इस तरह ऑपरेट कर रही हैं, उनके लिए एसओपीज होने चाहिए कि किस बंदे को आप, कौन अंडर थ्रेट है, कोई बड़े बिजनेसमैन है, कोई इस तरह के लोग हैं जो वाकई जिनका कोई थ्रेट है, जो
हम समझते हैं कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी ले सकते हैं उसका तरीकाकार तय होना चाहिए कि किस हद तक उनको मिल सकती है, किस हद तक। और वेपन ब्रांडिशिंग और वेपन का डिस्प्ले तो किसी भी सूरत अलाउड नहीं है, चाहे वो लाइसेंस वेपन हो। तो ये वाली सारी चीजें, इसको मजीद एक दफा हमने होम डिपार्टमेंट को ये रेफरेंस जो हमारी गार्ड्स और वो सारे किस प्रोसेस से गुजर के आ रहे हैं, फिर किसको वो दे रहे हैं आगे, उसको नोटिफाई किस किस को करना है, ये सारी चीजें इन प्रोसेस हैं। इस एक अगली इंसिडेंट को हम एक लर्निंग पॉइंट के तौर पे भी ले रहे हैं ताकि नेक्स्ट ये जो डाला कल्चर है, जो पॉम्प एंड शो का एक कल्चर है, आपको बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे गाड़ियां किराए पे मिलती हैं कि जी 2 लाख रुपए में आप इतने डाले और इतने गनमैन और इतनी प्राडो ले लें और उसके बाद आप अपना जो भी आपने दिखाना है वो दिखाएंगे। अनफॉर्चुनेटली टिकटॉक और इस तरह की चीजों में ग्लैमराइज जो किया जाता है चीजों को, तो उस चीज को डिस्करेज करने की जरूरत है। जिसको हकीकतन सिक्योरिटी की जरूरत है उसको बिल्कुल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन थ्रू अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, उसके बाद ऐसे नहीं। तो ये वाली चीजों को, ये डाला कल्चर जो अननेसेसरी किस्म की हैसल है सड़क पे जाने वाले आम लोगों के लिए, उसको डिस्करेज करना है। ये जो 15 दिन 14 दिन है, इसके अंदर हम ये अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर रहे हैं मीडिया के ताबन से, सोशल मीडिया के थ्रू, और उसके बाद इस पर क्रैकडाउन होगा। मीनवाइल हमारी इसके ऊपर सारी पॉलिसीज और चीजें स्ट्रीमलाइन हो चुकी होंगी। 15 दिन के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से डायरेक्शन है कि 15 दिन के बाद इस पर ऐसा क्रैकडाउन होगा कि फिर आपको शहर में इस किस्म की कोई चीज इंशाल्लाह नजर नहीं आएगी। ऑल राइट, बिल्कुल, दिस शुड बी टेकन एज अ टेस्ट केस। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल कामरान साहब, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल खान साथ मौजूद थे, और बिल्कुल इसको टेस्ट केस बना के जो है वो ट्रीट करना चाहिए ताकि मुस्तकबिल के अंदर ये जो डाला कल्चर है, ये पॉम्प एंड शो या वीआईपी कल्चर है, इसको कम से कम जो है वो कोई कॉन्फिडेंस ना मिले, ये कंडेम होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में कामयाब इनेकाद के बाद एक और क्रिकेट मेला सजने को तैयार है, और ये PSL 10 का मेला है जो अप्रैल के शुरू में होने जा रहा है। PSL वो इवेंट है जिससे पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी में अहम किरदार अदा किया। शुरू में ये इवेंट दुबई में हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस का इनेकाद पाकिस्तान में होना शुरू हुआ, और अब एक अरसे से पूरा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है। यानी इस इवेंट ने दीगर गैर मुल्की टीमों में ये एतमाद पैदा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट का मेला बेहतर तौर पर सजा सकता है। जैसा कि PSL 10 की ट्रॉफ़ी की तकरीबन रुनुमाई कर दी गई है, और ट्रॉफ़ी का नाम लव मिनारा ट्रॉफ़ी रखा गया है, और चैंपियंस ट्रॉफ़ी की तरह इस बार PSL 10 की ट्रॉफ़ी की तकरीबन रुनुमाई भी खुले समंदर में मुनफरिद अंदाज में की गई है। ट्रॉफ़ी को गुमशुदा ख़जाने से तशबीह दी गई है। वीडियो में बताया गया कि 10 साल की तलाश के बाद गुमशुदा ख़जाना कराची के साहिल के करीब समंदर की गहराई से दरियाफ्त किया गया है, और वीडियो में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी मुनफरिद अंदाज में नजर आए हैं। वो समंदर के नक्शे में क्रॉस का निशान लगाते नजर आए जहाँ वो गुमशुदा ख़जाना मौजूद था, जिसके बाद गुमशुदा ट्रॉफ़ी को समुद्र से निकालने के लिए एक पेशावर गौताखोर भी वीडियो में सामने आता है, जो पाक नेवी के हेलीकॉप्टर में सवार होता है और समुद्र की गहराई वाले हिस्से में जाकर ये गोताखोर समुद्र में छलांग लगा देता है। यानी एक मुनफरिद सी तकरीब और एक अपना सा जुदागाना सा अंदाज है, और उम्मीद करते हैं कि PSL 10 भी इसी एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म पाकिस्तान में मुनक्किद भी होगा। जहाँ एक तरफ इस एक्साइटमेंट की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है, पर्टिकुलरली फ्रेंचाइजीज़ की तरफ से। फॉर एग्जांपल शुएब मलिक हैं, तो ये कहा जा रहा है कि रिटायर्ड खिलाड़ियों को एक बार फिर से इस इवेंट में मौका दिया जा रहा है, और यंग टैलेंट जो है, अगर इस तरह के खिलाड़ी दोबारा आकर खेलेंगे तो फिर यंग टैलेंट को मौका कैसे मिलेगा और वो टैलेंट प्रमोट कैसा होगा, तो ये नुक्ताचीनी भी है। बारकैफ उम्मीद करते हैं कि PSL 10 की रंगारंग इस ट्रॉफ़ी की तकरीबन रुनुमाई के बाद ये मेला भी इसी तरह से सजेगा, इसमें से टैलेंट भी उभर कर सामने आएगा और लोगों को क्रिकेट देखने का, एंजॉय करने का मौका भी मिलेगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।